हेलो बच्चा पार्टी। क्या आपको ये फिज़िक्स टफ लगती है और फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, या एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ भी जाता है तो उसके न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते? ऐसा है ना? एक्चुअल में ऐसा बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, और वो ऐसा इसलिए है बिकॉज आप फिज़िक्स को फिज़िक्स के सब्जेक्ट के जैसा देखते हैं, जबकि मैं फ़िज़िक्स को सब्जेक्ट की तरह नहीं देखती। फ़िज़िक्स को एक इमोशंस, फ़िज़िक्स को एक नेचर ऑफ लॉ की तरह देखती हूँ, और मैं फ़िज़िक्स को एक स्टोरी की तरह से सीन करती हूँ। मैं कौन? अरे, मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं। मैं प्राची कुशवाहा फ्रॉम अपनी पाठशाला आई हूँ आपकी इस प्रॉब्लम को आसान करने और अपने नज़रिए से आपको फ़िज़िक्स को दिखाने। तो एक बार भरोसा करके देखिए और फिज़िक्स को मेरे नज़रिए से देखते आज हम हैं। पढ़ेंगे अपनी क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से निकल के आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हम लोग बात करेंगे कि चार्जेस हमारे रेस्ट पर रखे होते हैं तो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। तो हमारी इस पूरी जर्नी का जो मेन कैरेक्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम लोग यहाँ मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, कोई पर्सन है जिसको हम पर्सोनिफाई करके देखेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रेस्ट पे रखे होते हैं तो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। और इसी कोई चेन को जब आप आगे लेके कंटिन्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास 12 की फिजिक्स में हम इन्हीं चार्जेस को आगे पीछे घुमा रहे हैं। कभी इन चार्जेस को हमने रेस्ट पे रखा होता है, तो फिर कभी हम चार्जेस को मूव कराते हैं, कभी इन चार्जेस को कहीं और लेके जाते हैं। इस तरह से हम आगे की ओर जर्नी कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए मेरी बात मानिएगा, हम लोग इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे। अब आगे थोड़ा डिफरेंट तरीका है। इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारा कोई एक पर्सन है जिसको बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रेस्ट पर रखे होते हैं तो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, उनको पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस 2 टाइप के होते हैं। अगर किसी मटेरियल और बॉडी में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है तो ये चार्जेस निगेटिव कहलाते हैं। अगर वहीं इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है तो पॉजिटिव चार्ज कहलाते हैं। चार्जेस हमारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं। इनकी एसआई यूनिट होती है कूलम। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन्हीं चार्जेस की जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर कि चार्जेस हमारे कई तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिनमें से 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमारे सिलेबस में दिया गया है। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, दूसरी क्वांटाइजेशन एंड तीसरी कंजर्वेशन। चार्जेस एडिटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी जब हम कई सारे चार्जेस को एक साथ रखते हैं तो उनका सम हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें उसमें कोई भी वेक्टर एडिशन लगाने की जरूरत नहीं है, यानी प्लस और माइनस चार्जेस को हम डायरेक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं नॉर्मल मैथ्स लगा के। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि ये जो टोटल चार्जेस होते हैं वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होते हैं। यानी इस यूनिवर्स में जितने भी चार्जेस हैं वो इस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि आपको पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। दैट मीन्स किसी भी बॉडी का चार्ज या तो 0 या +1 या -1 या +2 -2 इंटीजर नंबर ऑफ वैल्यू ही होगा। किसी भी बॉडी का चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। यानी किसी भी बॉडी में जो चार्जेस होंगे तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फ्रैक्शन में होंगे नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 1 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। इस तरह से हम देख सकेंगे कि क्यों हमारा हमेशा क्या होगा, ई का ही मल्टीपल होगा। तो आप समझ रहे होंगे क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि टोटल चार्जेस ऑलवेज ई के ही मल्टीपल में होंगे। किसी बॉडी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज होगा 1e। किसी बॉडी में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज होगा 2e। किसी बॉडी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज होगा 3e। और इसी तरीके से अगर किसी बॉडी में n इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज होगा ne। ठीक है, ये टॉपिक को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पर न्यूमेरिकल आता है, इसमें हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। हमसे पूछ लिया जाता है कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे आप ट्राई करके देखिएगा। क्यू की जगह 1 कूलम रखिएगा, ई की जगह ई की वैल्यू रखिएगा। ई की वैल्यू से आप जब लेके आओगे तो 1 कूलम अपॉन में 1.6 × 10⁻⁹ हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा जब पूरी कैलकुलेशन करते हो तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल 1 कूलम चार्ज में। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज की जो यूनिट है वो काफ़ी बड़ी है, उसके अंदर 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि चार्जेस हमेशा कंजर्व्ड होते हैं, यानी टाइम के साथ साथ ये वैरी नहीं करते हैं। तो चार्ज कंजर्व होने का मतलब है जैसे मास कंजर्व होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, सेम ऐसे चार्जेस भी कंजर्व होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे, NaCl के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, यानी 0 चार्ज है। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है। पॉजिटिव और माइनस चार्जेस डायरेक्ट सम अप हो जाएंगे क्योंकि एडिटिव नेचर के होते हैं, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। दोनों साइड आप देख रहे हो टोटल चार्ज 0 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चार्जेस क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि जिन चार्जेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसके ऊपर हमें पूरी जर्नी स्टार्ट करनी है, वो चार्ज है, उसकी प्रॉपर्टीज़ ये 3 होती हैं। तो उनके बारे में देख लिया हमने। अब आगे देखते हैं, अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है, चार्ज करना इन द सेंस क्या कोई बॉडी अनचार्ज होती है, तो अनचार्ज बॉडी का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि उसमें चार्ज 0 होते हैं। जैसे NaCl आपको दिख रहा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास चार्ज 0 है। इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव हैं, इस वजह से ये अनचार्ज दिख रही है। तो 0 होने का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही खत्म हो गए हैं, इनमें जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है बिकॉज ऑफ इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कहीं पे भी आपको इस पूरे चैप्टर में अनचार्ज वर्ड लिखा हुआ आता है तो अनचार्ज का मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी चार्ज नहीं है।
उसका मतलब केवल इतना है कि उस बॉडी में जितने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, उतने ही निगेटिव चार्जेस हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अगर कोई अनचार्ज बॉडी होती है तो पता करते हैं कि उनको चार्ज करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड है। तो एक मेथड तो है बाय रबिंग। रबिंग मतलब फ्रिक्शन, यानी आप किसी बॉडी को आप क्या करोगे, ऐसे रब करते हो तो उसमें से कुछ चार्ज आपके हाथों में और आपके हाथ से कुछ चार्ज इसमें चले जाएंगे, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या होती है, चार्जेस की कमी या अधिकता हो जाती है और इसी को कहते हैं कि बॉडी चार्ज हो गई है। दूसरा होता है कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू भी आप चार्ज जनरेट कर सकते हो, यानी दो बॉडीज़ को आपस में टच में रखिए, एक से दूसरे में चार्ज चले जाएंगे और इस तरह से बॉडी में वो चार्ज अप हो जाएगी। तीसरा होता है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में आपको दो बॉडीज़ को एक साथ में टच करके रखने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा दूर दूर रखिए। अगर ये बॉडी अनचार्ज है और ये बॉडी चार्ज है, दैट मीन्स इसके पास जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव है और इसके पास सिर्फ पॉजिटिव है। तो जब ये इसके पास जाएगी तो इसको देखा देखी इसके भी निगेटिव इलेक्ट्रॉन एक साइड हो जाएंगे और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक साइड हो जाएंगे। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है, आप इमेजिन करिएगा ये पॉजिटिव है, तो इसके अंदर के सारे पॉजिटिव कोई रिपेल करेगा तो सारे पॉजिटिव इधर आ जाएंगे और सारे निगेटिव इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में जब सारे निगेटिव इस साइड में आ जाएंगे तो ये बॉडी क्या बन जाएगी, ये बॉडी पूरी तरह से पॉजिटिव तो पहले से थी, ये बॉडी क्या हुई, एक साइड से पॉजिटिव एक साइड से निगेटिव हो गई। अब अगर आप इस बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देते हो, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देते हो तो उसके सारे निगेटिव चार्जेस नीचे चले जाएंगे, सॉरी पॉजिटिव चार्जेस नीचे चले जाएंगे और निगेटिव चार्जेस बचेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए इसको मैं करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये जो इंडक्शन है, यहाँ पर आप देखो, तो इंडक्शन में क्या होता है, कोई एक बॉडी है, ये इसके पास कोई दूसरी बॉडी आई, ये पॉजिटिव चार्ज की बॉडी, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज थे, जबकि इसके पास पॉजिटिव निगेटिव दोनों थे। तो इसके पॉजिटिव ने इसको देखा तो ये रिपेल हो गई और निगेटिव निगेटिव एक साइड हो गए। अब आप इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दो, तो जैसे ही आपने अर्थिंग दी, ये पूरे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए। अब इसके पास क्या बचा, निगेटिव चार्ज। तो जो बॉडी अभी तक आपके लिए अनचार्ज थी, अब वो क्या बन चुकी है, निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी बॉडी को अगर चार्ज करना चाहते हैं तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम किसी बॉडी को चार्ज कर क्यों रहे हैं? तो आपको ये बात समझ में आ रही है, हमें बॉडी चार्ज का ही बारे में तो स्टडी करनी है। तो अगर कोई बॉडी हमारे पास चार्ज है ही नहीं या चार्जेस है ही नहीं मेरे पास, तो हम उसकी स्टडी कैसे करेंगे? तो ऐसे में हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, यानी किसी बॉडी को पहले चार्ज कर लीजिए, वो पॉजिटिव या नेगेटिव बन जाए, फिर उसके बारे में सारी स्टडी कर लिया जाएगा। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि हमें अब चार्ज बॉडी मिल चुकी है। तो अब ये जो चार्ज बॉडी है, या किसी भी मेथड से बनी होगी, रबिंग से, कंडक्शन से, इंडक्शन से बनी होगी, लेकिन अब हमें ये चार्ज बॉडी, ये जो चार्ज बॉडी है, ये मिल चुकी है। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये चार्ज बॉडी आगे किस तरह से बिहेवियर शो करती है। तो हमारे कूलम नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि ये जो दो बॉडीज़, अगर दो चार्ज बॉडीज़ हैं, दो चार्ज बॉडी यानी एक Q1 और दूसरी Q2 है, और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगी। मतलब ये Q1 जो है इस Q2 को धक्का देगी बाहर की ओर, ये Q1 जो है इस Q2 को बाहर की ओर धक्का देगी, और ये Q2 इस Q1 को भी बाहर की ओर धक्का देगा। तो ऐसे में क्या होगा, इसके ऊपर दो फोर्स काम करेंगे, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर। इस पर काम करने वाला फोर्स क्या होगा, इसको नाम देंगे हम लोग फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसका नाम होगा 2/1। इस पर लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यही हमारे कूलम ने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो इन दोनों स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रहा है, ये ध्यान दीजिएगा कि चार्जेस हमारे स्टेशनरी हैं, ये मूव नहीं कर रहे हैं, तो इनके बीच लगने वाला, अगर ये दोनों r डिस्टेंस पे रखे हुए बिल्कुल स्टेशनरी रखे हुए हैं, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके चार्जेस के मल्टीप्लाई के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। दैट मीन्स अगर इनके बीच की डिस्टेंस आप कम कर दोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, पर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों फॉर्मुलाज को अगर एक साथ लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, F=K Q1 Q2 अपॉन में r², जहाँ पर K एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेशन के थ्रू निकाली जाए तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया टर्म हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। परमिटिविटी नाम में समझ में आ रहा है, परमिशन, यानी ये जो दोनों चार्जेस थे ये अभी तक कहाँ रखे हुए थे, स्पेस में रखे थे, इनके बीच में कुछ भी नहीं था, तो ये एक दूसरे को अच्छे से रिपेल कर पा रहे थे क्योंकि इनके बीच में कोई भी इनको रोकने वाला नहीं था। पर अब आप इमेजिन करिएगा कि अगर इनके बीच में कोई मीडियम आ जाता है, तो इनके बीच में कोई मीडियम आ जाता है तो ये क्या करेंगे, उस मीडियम की वजह से इनके बीच लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, इनके बीच लगने वाला मीडियम को चेंज हो जाएगा तो फोर्सेस कम हो जाएंगे। तो ऐसे में जो ये एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जो कि डिटरमाइन करती है इलेक्ट्रिक फोर्सेस को। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही एक टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग बट आपके एप्सिलॉन नॉट तो ये स्पेस की थी, सेम ऐसे ही मीडियम की एप्सिलॉन होती है, तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जब रेशियो निकालते हो आप तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये जब कनेक्ट करते हो आप तो पता चलता है आपको कि एफ वैक्यूम पे तो आपका बिल्कुल भी फोर्स सबसे ज़्यादा था, जबकि मीडियम में रखने पर कम हो गया। तो कितना कम हुआ वो आप इस के से, के यहाँ पे देखिएगा स्मॉल के है, कैपिटल के ये है जो कि आपका कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, जबकि ये स्मॉल के क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप कह सकते हो एफ वैक्यूम एफ मीडियम के बराबर होगा। आप यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हो ना, देखिए एफ वैक्यूम है
ये एफ मीडियम है और ये के 1 होगा। अगर के 1 होगा वैक्यूम के लिए तो एफ वैक्यूम एफ मीडियम के बराबर होगा। लेकिन वहीं आप इमेजिन करिए कि ये के क्या है, वाटर के लिए 80 है, यानी इन दोनों मीडियम यानी दोनों चार्जेस कहाँ रखे हैं, वाटर में रखे हुए हैं। तो वाटर में रखे हुए हैं तो इनके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस के की वजह से चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपका एफ मीडियम यहाँ पे अगर रख दीजिए तो वैक्यूम अपॉन में के, यानी 1/80 टाइम्स आपके जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, बिकॉज अब आपने क्या कर दिया, मीडियम को चेंज कर दिया है। तो इस तरह हमने देखा कि हमारा मीडियम रख देने से, यानी मीडियम में दोनों चार्जेस को रख देने से उनके बीच लगने वाला फोर्स जो होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब बात करते हैं कूलम्स लॉ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में रखें। वेक्टर फॉर्म में क्यों रख रहे हैं, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ डायरेक्शन का भी रोल आ जाता है। तो वेक्टर फॉर्म में रखने के लिए बस आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अगर वेक्टर फॉर्म में रखना है तो उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाइए और इधर आप उसका यूनिट वेक्टर लगा दीजिए, यानी यहाँ पर जैसे आर लगाया है। तो आप सोचिए यहाँ पे Q1 है Q2 है, दोनों आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिसका नाम है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, और Q2 Q1 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इस तरह से ये फोर्सेस बन के तैयार हो गए। ये है कूलम्स लॉ। लेकिन हम जो कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं, जो कूलम ने हमें ये लॉ दिया था, इनकी भी कुछ लिमिटेशन है, इनका हमें बहुत ध्यान रखना है। तो ये कूलम्स लॉ हमारा हर जगह लागू नहीं होगा। ये तभी लगा सकते हो आप जब इलेक्ट्रिक चार्ज आपके मस्ट बी एट रेस्ट, यानी आप समझ गए होंगे मैं बार बार क्यों मेंशन कर रही हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम ये पढ़ रहे हैं और जब चार्ज रेस्ट पे रखा होता है तभी ये काम होगा आपका। अगर चार्ज मूवमेंट करने लगा तो फिर आपका ये कूलम लॉ आप वहाँ पर नहीं लगा सकते फिर, क्योंकि फिर वहाँ पर तो आपका आर वेरी करने लग जाएगा ना। सेम ऐसे इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉइंट चार्ज होने चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूस नहीं होने चाहिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आ जाता है तो वहां आप कूलम्स लॉ नहीं लगा पाओगे। सेपरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15, बहुत कम भी नहीं होना सेपरेशन। आपने बोला ना कि सेपरेशन जितना कम होगा उतना अच्छा फोर्स लगेगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि अगर आप 10⁻⁻15 मीटर पर रख दोगे, यानी दोनों चार्जेस को इतनी पास रख दिया आपने 10⁻⁻15 मीटर पर, तो यहाँ वहाँ पर फिर न्यूक्लियर फोर्स काम करने लग जाता है, फिर वहाँ कूलम फोर्स काम नहीं करेगा, फिर वहाँ न्यूक्लियर फोर्स काम करने लग जाएगा। तो आपने समझ में आ गया होगा कि ये तीन जो लिमिटेशन है इनका आपको ध्यान रखना है कि इन तीन के अंदर ही कूलम लॉ काम करेगा। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो नहीं होती हैं तो कूलम लॉ आप वहाँ पर नहीं लगा सकते हो। और इसी के लिए अल्टरनेटिव, इसलिए हम लोग अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे गॉस थ्योरम आएगी, जिसको ये लाने का मकसद ही यही था कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है अगर, तो वहाँ पर हमारे कूलम लॉ नहीं लग पा रहा था, इसलिए फिर गॉस लॉ लाना पड़ा कि गॉस थ्योरम जब लगती है तो गॉस थ्योरम इतनी अच्छी है कि वो हमारी कॉन्टिन्यूस चार्ज में भी लग जाती है। अभी हम आगे उसको पढ़ेंगे। चलिए और आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नाम का एक टॉपिक है, ये आपको बताता है कि अगर कोई चार्ज Q1 रखा हुआ है और उसके आसपास कई सारे चार्जेस हैं, तो जाहिर सी बात है Q2 भी Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाता होगा, Q3 भी Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, Q4 भी Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। इन सबके नाम भी आप देखिए कुछ ऐसे ही हैं, 1 पे 2 की वजह से, 1 पे 3 की वजह से, 1 पे 4 की वजह से। तो ये बोल रहा, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है आपको कि टोटल फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्ज, यानी इस Q1 पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो इन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे ना, चार्जेस तो स्केलर क्वांटिटी थी तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऐड कर ले रहे थे, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे जब हमारे पास कोई एक बॉडी दी होगी और उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को हम निकालेंगे तो वो सारे फोर्सेस के सम के बराबर होगा। ये सम भी डायरेक्ट वाला सम नहीं है, इसमें आप F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा जो पूरा रिजल्टेंट निकालते थे ना, ये कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल हम आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे, वहाँ पर हम आपको बकायदा इसके न्यूमेरिकल्स टाइप वाइज करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी हम पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं, तो अभी आप सिर्फ इसको जानिए कि अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है तो वो क्या चीज़ होती है। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो जो अभी हम लोगों ने चार्जेस की बात की थी, अगर इन चार्जेस को रख दें और इन चार्जेस को रखने के बाद आपको पता है कि कोई भी चार्ज अगर रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सोर्स चार्ज रखा हुआ है, तो ये जो सोर्स चार्ज है ये क्या कर रहा होगा, ये अपने आसपास के कुछ एरिया में इसका दबदबा होगा, यानी यहाँ पर इसका एक एरिया पे इसका चार्ज फील होता होगा। तो हमने Q0 टेस्ट चार्ज लाया और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, इसको इसकी फील्ड में ले आके रखते हैं। अब ये खुद पॉजिटिव है और हमने टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव लेके आया, तो ये टेस्ट चार्ज क्या करता है, ये फील करता है कि इसको कोई धक्का मार रहा है, यानी इसको कोई रिपेल कर रहा है। तो जब ये Q0 चार्ज एक फोर्स फील करता है तो उस फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमें एक नई चीज़ पता चली, इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमने पीछे पढ़ा था, कूलम ने बताया था, एक नई चीज़ पता चली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू F अपॉन में Q0। अब ये जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पता चलेगी। ठीक है, तो एक नया फॉर्मूला आया, यानी यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूले से आप यहाँ पे यूनिट निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन क्या होगी, तो आप डायरेक्शन देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा रिपेल करना जानता है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इसमें जो निकलने वाली डायरेक्शन होगी वो हमेशा आउटवर्ड होगी। ये रिपल्शन को शो कर रही है। ठीक है, क्योंकि Q0 हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में आप समझिएगा कि प्लस क्या कर रहा है, प्लस को रिपेल कर रहा है, इसलिए हमेशा जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की ओर होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है तो अंदर की ओर होगी। तो ये ध्यान रहेगा आपको।
चलिए बात करते हैं आगे। अब आते हैं कि अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, जैसे ये रखा है, इसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके आसपास लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैथमेटिकली उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपने ये फॉर्मूला लिखा ही था, बस अब आप इस एफ की जगह पर फॉर्मूला रख दीजिए 1/4πε, यानी कूलम का फॉर्मूला रख दीजिए। जब आप कूलम का फॉर्मूला रख देंगे तो आप खुद ही बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4πε क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। एक क्यू नॉट से एक क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर वेक्टर लगाया, इधर यूनिट वेक्टर लगा दिया। ये बात समझ में आएगी ना आपको, क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ऊपर का क्यू नॉट नीचे के क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल एक क्यू। यानी आप देख रहे होगे कि फोर्स में 2 क्यू थे, 2 आर थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 क्यू और 2 आर बचा है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ये वही लाइन्स हैं जो आप देख पा रहे हो ना, ये यही लाइन्स हैं, बस ये क्या होती है, इमेजिनरी कर्व्स होते हैं अलॉन्ग विच पॉजिटिव चार्ज मूव। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं ये इमेजिनरी कर्व होती हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को शो करती हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि ये हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और निगेटिव की ओर इंटर करेंगी, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट निगेटिव, नॉट फॉर्म क्लोज लूप। अब जाहिर सी बात है, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे रुक जा रही हैं, निगेटिव से तो निकलेंगी नहीं, इसका मतलब ये केवल पॉजिटिव से निगेटिव पे जाके रुक जा रही हैं, तो क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। हाँ, अगर निगेटिव से निकलती हैं और पॉजिटिव में इंटर करती हैं तब क्लोज लूप बनता, तो ऐसा यहाँ पे हो नहीं रहा है। ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और ये जो लाइन्स हैं इनकी डायरेक्शन, अगर इनके ऊपर आप टेंजेंट खींचते हो तो वही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव की ओर इंटर कर रही हैं, पॉजिटिव से निकल रही हैं, नेगेटिव की ओर इंटर कर रही हैं, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, और साथ ही साथ ये क्या है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आ रही है, मतलब क्लोज नहीं बना रही हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव से केवल निकल रही हैं, नेगेटिव की ओर इंटर नहीं। चलिए, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी भी हम लोगों ने बात किया था कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज पर नहीं लगता है, तो यहाँ कॉन्टिन्यूस चार्ज का मतलब क्या है, इफ चार्जेस आर मच ग्रेटर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर ये चार्जेस हमारे इतने ज़्यादा हो जाए या इतने मतलब इकट्ठा एक जगह पर हो जाए, तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन वाली बात नहीं करेंगे फिर कि एक चार्जेस सिर्फ Q1 Q2 से हमारा काम नहीं चलेगा। मतलब इतने सारे हो गए कि एक ही जगह पर, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रॉड में इतने सारे हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन से कई ज़्यादा चार्जेस हैं, एक की जगह खूब सारे चार्जेस हैं, तो खूब सारे चार्जेस हो जाएंगे, तो ये ऐसा आपको प्रतीत होगा, ऐसा दिखाई देगा कि ये सब क्या है, आपके कॉन्टिन्यूस चार्ज हैं। तो ऐसे में ये ऐसा कंसीडर होगा आपका कि पूरे रीजन में स्प्रेड हो रखे हैं, तो ऐसी जगह पर कॉन्टिन्यूस चार्ज जाएगा, तो सिर्फ Q1 Q2 से काम नहीं चलेगा, हमें उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे में जब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं तो हम लोग फिर उनकी चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग उनकी चीज़ों को निकालते हैं। तो अगर वो लीनियर चार्ज है, मतलब केवल 1 डायमेंशनल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं dQ अपॉन में dl। वहीं पर सरफेस चार्ज डेंसिटी तो आप समझ रहे होंगे कि डेंसिटी का मतलब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि जैसे यहाँ पर Q अपॉन में L है, वैसे यहाँ पर चार्ज, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो Q अपॉन में A हो जाएगा, और नाम इसको थोड़ा अलग अलग दिया गया है ताकि डिफरेंशिएशन हो सके। तो ये लैम्डा इक्वल्स टू dQ बाई dl लीनियर चार्ज के लिए, सिग्मा इक्वल्स टू dQ बाई dA सरफेस चार्ज के लिए, और रो इक्वल्स टू dQ बाई dV वॉल्यूम चार्ज के लिए। मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को पता किया था, अब हम देखेंगे पूरा कंटिन्यूस चार्ज अगर हमारे पास है तो वो उसके आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। मतलब आप समझ लोगे कि ये अगर ये बॉडी है तो इस बॉडी को रखे होने की वजह से, इसके इतने सारे चार्जेस की वजह से, इसके थोड़ी दूरी पर, इस डिस्टेंस पर, यहाँ P पॉइंट अगर हम मान लें तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो काउंट करनी है हमें। अगर 2 डायमेंशनल है, प्लेन शीट है, तो उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो काउंट करनी है, या एक पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस है तो उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी वो हमें इस चैप्टर में काउंट करना है। और आप समझ रहे हो वो इससे तो काउंट होने से रहा, तो उसे हमें किससे काउंट करना है, आगे जो हम बताएंगे गॉस थ्योरम, हम उससे काउंट करेंगे। तो चलिए बस फॉर्मुला देख लेते हैं। तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ dQ अपॉन में आर स्क्वायर। मैंने इंटीग्रेशन क्यों लगाया आप समझ गए होगे अब, क्योंकि यहाँ पर अब कंटिन्यूअस है तो खूब सारे चार्जेस का सम अप है, इसलिए ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ऐसा नहीं, अच्छा ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है कि गॉस थ्योरम से ही लगेगा, ये कूलम लॉ से भी लग सकता है, पर बहुत टिपिकल हो जाएगा। कूलम लॉ से भी हम लोगों ने देखा था कि कूलम लॉ की लिमिटेशन है कि वो केवल पॉइंट चार्ज के लिए वर्क करता है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको गॉस थ्योरम से ही करते हैं, और हमारे सिलेबस में भी गॉस थ्योरम ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कुछ ये इस टाइप का शेप दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दे रही हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब जैसे ये लाइंस दिख रही हैं आपको कॉपी की, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये लाइंस कैसी हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म लाइंस है जहाँ पर आपको दिख रहा है A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़्यादा होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोजनेस रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पर लाइन सबसे ज़्यादा पास में है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम होगी। तो आप देख रहे हो कि C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे मैक्सिमम है।
तो इस तरह से हमें अलग अलग शेप लेने हैं और उसके आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इससे पहले कि हम लोग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, नेक्स्ट एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। पहले इसको भी बना लेंगे, फिर इकट्ठा हम लोग सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ये भी एक सिस्टम है। वहाँ आपने देखा कि सारे चार्जेस इकट्ठा एक ग्रुप बना लिए थे, यानी कि आपके जो चार्जेस जिसको हम लोगों ने पिक्चर में लाया था वो चार्जेस अभी तक लीनियर ग्रुप बनाए थे, तो एक लीनियर ग्रुप हो गया। एक हमारे पास तैयार हो गया सरफेस ग्रुप जो कि प्लेन शीट वाला था, एक तैयार हो गया स्फीयर का ग्रुप। अब बारी आती है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये डायपोल कैसे बने हैं, दो चार्जेस, ओनली टू चार्जेस हैं, लेकिन दोनों इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, दोनों सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, यानी 12 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम तैयार होता है, ये पूरा एक रॉड जैसा सिस्टम तैयार होता है, सेम ऐसा जैसा कि एक पेन आपको दिख रही है, इधर आपके पास माइनस क्यू चार्ज हो, इधर आपके पास प्लस क्यू चार्ज हो और उनके बीच की डिस्टेंस 12 हो, तो ये पूरी बॉडी कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमारे पास बनकर तैयार हो गया है, जिसमें इसका डायपोल मोमेंट हमें पता होता है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, 2q, यानी यहाँ पे जो 12 दिख रहा है आपको, 12 इनके बीच की डिस्टेंस है और q एक चार्ज है, तो एक चार्ज मल्टीप्लाई इनके बीच की डिस्टेंस। हाँ, हमने 12 क्यों लिया है, बिकॉज हम यहाँ पर इसका जब सेंटर लेंगे तो हम सेंटर को डिवाइड करना आसान हो जाएगा, इधर भी l और इधर भी l, इसलिए हमने इसको 12 लिया है। ठीक है, तो p इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो गया, 2ql, या वेक्टर भी p के फॉर्म में लिखा जाए तो, क्योंकि p वेक्टर क्वांटिटी होती है तो q क्रॉस 2l। अब इस डायपोल क्योंकि वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा -q से +q की ओर होती है और इसकी SI यूनिट कूलाम मीटर होती है। ठीक है, तो अब हम लोग सभी की इलेक्ट्रिक डायपोल्स यानी सबकी सारी चीज़ें मिल गई हमारे पास। टीम 1 मिल गई लीनियर ग्रुप, टीम 2 मिल गई सरफेस ग्रुप, टीम 3 मिल गई स्फीयर ग्रुप एंड इलेक्ट्रिक डायपोल ये 4th मिल गया। इन सब को रखकर हम इनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट करेंगे। तो पहली यूनिट आती है, पहला पार्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब मैंने आपसे पहले ही बोला कि हम लोग यहाँ पर केवल ऊपर का एक कंप्लीट नोट्स क्लियर कर रहे हैं, तो डेरिवेशन वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो यहाँ पर डेरिवेशन इस पार्ट से पूछा जाता है, तो इसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आपको पार्ट 2 में आप इसको देखेंगे तो वहाँ आपको और डेरिवेशन एक जगह पर करवा के मैं दिखाऊंगी। तो चलिए पहले फॉर्मूले पे ध्यान दे देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें किसी डायपोल के लिए निकालनी है, तो देखिए ये है डायपोल। अब ये डायपोल है तो डायपोल की एक्सिस पर अगर हम कोई पॉइंट लें तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2p/r3। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैं आपको करवाऊंगी। तो फॉर्मूला ये है आपका, और इसकी डायरेक्शन किधर की होगी, अलॉन्ग पी। तो आप देख रहे होगे कि इसकी डायरेक्शन किधर साइड है, अलॉन्ग पी। सेम ऐसी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब हमने डायपोल लिया, लेकिन इसके बीचों बीच से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हम कोई पॉइंट पी रखते हैं और वहाँ पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फील हो रही है। मतलब आप समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो ना कि एक डायपोल रखा है हमने, ये डायपोल है, फॉर एग्जाम्पल ये डायपोल है आपका, तो इस डायपोल की इसी एक्सिस पर कोई पॉइंट पी लेते हैं, वहाँ इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है वो पता कर रहे हैं, या एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेके इसके सेंटर से बीचों बीच सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लेते हैं और वहाँ पता करते हैं कि इस डायपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो ये दो फॉर्मुलेज हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होगे कि ई एक्सियल जो है ई इक्वेटोरियल का जस्ट डबल है, और ये आप ऐसे कनेक्ट भी कर सकते हो, ये बीचों बीच से जा रहा है इसलिए ये इसका सिर्फ आधा है, जबकि ये पूरा पूरा है तो इसलिए ये डबल है। ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में हमारे पूछा जाता है ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में रिलेशन, जैसा कि ये लिखा हुआ है ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायपोल की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो हमारा ये इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। अगर इस डायपोल को हमने उठा के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, देखिए आप यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इधर प्लस क्यों होगा, इधर माइनस क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती है, तो ये प्लस क्यों हो गया, ये माइनस क्यों हो गया, आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसमें हमने डायपोल को ऐसे तिरछा करके थीटा एंगल पे रख दिया, ये आपका एंगल थीटा है, एंगल थीटा पर हमने रख दिया। तो जब हम किसी डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो जाहिर सी बात है कि डायपोल के पास माइनस क्यों चार्ज है, जब और इलेक्ट्रिक फील्ड के पास प्लस क्यों चार्ज है, तो ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऊपर की ओर इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको नीचे की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे में जो डायपोल हमने तिरछा रखा था एंगल थीटा पर, ये बिल्कुल सीधे आने की कोशिश करेगा। मतलब हमने रखा ऐसे है, लेकिन जैसे यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तुरंत ये ऐसे घूमने की कोशिश करता है। क्यों घूम रहा है आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये प्लस क्यों है और इसका ये माइनस क्यों है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से, और इसका ये माइनस क्यों इसके प्लस क्यों अट्रैक्ट होने की वजह से ये घुमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये फ्री टू मूव है तो ये घूम जाएगा। तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को ये क्या कहते हैं, टॉर्क। टॉर्क इज नथिंग बट रोटेटिंग फोर्स, तो ये इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी फिर से यहाँ पर ये डेरिवेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका रिजल्ट मैं आपको डायरेक्टली दिखा रही हूँ। टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पी साइन थीटा आया है इसका पूरा डेरिवेशन आप डेरिवेशन पार्ट में देखिएगा, आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर डेरिवेशन वीडियो मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, तो ये पी और ई के बीच का एंगल है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल तक का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये फ्लक्स क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने पढ़ी थी तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, जैसे यहाँ पर ये आपको बॉडी दिख रही है, इस पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से पास होती हैं उन्हीं नंबर को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, देखिए डेफिनेशन भी यही बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया, और नॉर्मली पास करेंगी ये। ठीक है, आगे पीछे जो भी पास कर रही होंगे वो इससे पास नहीं हो रही है, तो जितनी भी पास हो रही है इसी को हम लोग बोलते हैं फाई या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका फॉर्मूला होता है फाई का ई डॉट डेल एस, यानी डेल एस क्या होगा, इस एरिया का एरिया वेक्टर, और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई और
डेल एस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो फाई मिलता है, यानी फाई एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट को जब हम लोग ओपन करते हैं तो जैसे ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो वैसे ई डॉट डी एस का फॉर्मूला होता है ई एस कॉस थीटा। इधर से हमने ये हटा दिया तो यहाँ पे आप यहाँ डी लगा दो ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, और एस की हो गई मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। फाई हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इस एंगल पर डिपेंड करेगी। नॉर्मल वेक्टर तो हमेशा नॉर्मल ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तिरछी भी हो सकती है, तो इनके बीच का एंगल ही थीटा होता है, जो यहाँ पर थीटा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जो कि मोस्ट अवेटेड टॉपिक था गॉस थ्योरम। मैंने आपको शुरू में ही इसका एक इंट्रो दे दिया था कि गॉस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी। कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से गॉस को आना पड़ा। तो ये जो गॉस नाम के साइंटिस्ट थे इन्होंने अपनी एक थ्योरम दी थी जिसके थ्रू इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ईजिएस्ट फॉर्मूला बताया था, और जिसकी हेल्प से हम लोग कूलम्स लॉ के टफेस्ट जो टॉपिक्स थे उनको भी हम बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गॉस ने कैसे हमारी हेल्प करी। तो गॉस की थ्योरम है टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सर्फेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सर्फेस। गॉस ने बताया कि जो टोटल फ्लक्स होता है किसी क्लोज सर्फेस की, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्फेस हमारा क्लोज होना चाहिए, यानी सर्फेस बाउंडेड होना चाहिए, क्लोज सर्फेस होना चाहिए, उसी के अंदर क्यों रखा होना चाहिए आपका। तो ये जो क्यू नेट अगर आपका किसी इसके अंदर रखा हुआ है तो ये इसके अराउंड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपका 1/ε0 टाइम्स होगा नेट चार्ज के। देखिए यहाँ पर ये जो फाई है वो किसके बराबर होगा, क्यू नेट अपॉन में ε0 के। जबकि अभी हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा कि फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, डी फाई था तो आप इंटीग्रेशन लगा दोगे तो ई डॉट डी एस हो जाएगा। ये पढ़ा ना हम लोगों ने, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस पढ़ा था। तो अगर हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन दोनों साइड लगाते हैं तो ये फाई बचेगा और इधर साइड इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, तो डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस हो जाएगा, और जो कि इनके अकॉर्डिंग क्यू अपॉन में ε0 के बराबर होता है। तो ये हो गई हमारी गॉस थ्योरम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा क्यू कहीं बाहर रखा हुआ है, क्यू नेट हमारा जीरो है, इनक्लोज नहीं है, सरफेस के अंदर नहीं है, तो क्यू नेट अगर जीरो हुआ तो फाई भी हमारा जीरो हो जाएगा। इनकी भी प्रूविंग आती है, गॉस थ्योरम की प्रूविंग हमारे एग्जाम में आती है, जिसको मैं डेरिवेशन सेक्शन में एक जगह पर आपको करवाऊंगी। चलिए ये लास्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो ये जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग अब क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हर एक जो हमने टीम बना के रखी थी, लीनियर चार्ज की, सरफेस चार्ज की, इलेक्ट्रिक डायपोल तो मैंने आपको दिखा दिया, फिर स्फेरिकल चार्ज की, तो स्फेरिकल की भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, प्लेन शीट की निकाल सकते हैं, लॉन्ग वायर की निकाल सकते हैं, और पॉइंट चार्ज यानी कूलम्स लॉ को भी हम गॉस थ्योरम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप देख रहे होगे 1 2 3 4 यहाँ पर है, 5 हो गई ये आपकी गॉस थ्योरम की प्रूविंग, एंड उसके साथ ही साथ आपका है पीछे का इलेक्ट्रिक डायपोल 2। तो ये 6-7 जो आपकी डेरिवेशंस हैं ये हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो मैं इन सारी डेरिवेशंस को एक साथ आपके पार्ट सेकंड में डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाके इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए सिर्फ फॉर्मुलाज देख लेते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान दोगे कि कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर कहीं पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उसके पास में लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वो किसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ एक क्यू होगा, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ड्यू टू इन्फाइनिटी लॉन्ग वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन में 2πε0r। ये आपको रिजल्ट्स भी याद रखने होंगे, ठीक है। मैं डेरिवेशन जरूर इसकी करवा दूंगी, लेकिन आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है ताकि हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ करेंगे। तो अगर कोई इन्फाइनिटी लॉन्ग वायर है और उसके आसपास आपको कहीं पर किसी पी पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये निकल के आएगा, जहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, लैम्डा आपका यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी है जिसका फॉर्मूला क्यू अपॉन में l हो जाएगा, l इसकी लेंथ होगी, जो कि सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और फिर न्यूमेरिकली हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट कर लेंगे। बस आपको क्या पता होना चाहिए न्यूमेरिकल में, इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है, इस पर बैठा हुआ चार्ज कितना है और इससे कितनी दूरी पर आपको पी पॉइंट यानी कितनी दूरी पर है r, तो r, q और l पता है अगर आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। सेम ऐसे प्लेन शीट का निकालना है तो ये r से इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसमें r फॉर्मूले में नहीं है, डैट मीन्स आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इसका फॉर्मूला सिर्फ सिग्मा अपॉन 2ε0 आएगा, जहाँ सिग्मा q अपॉन में a है, तो यहाँ सिर्फ a यानी एरिया आपका मायने रखेगा और q मायने रखेगा, बाकी और किसी से आपको मतलब यहाँ पर नहीं है। लास्ट आते हैं, अगर कोई स्फेरिकल शेल दी है, स्फेरिकल शेल का मतलब वो अंदर से खोखली है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अगर कोई भी कंडक्टर, यहाँ से एक और रिजल्ट निकल के आता है, किसी भी कंडक्टर वो हॉलो है अगर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, r इज लेस देन r, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, उसके आउटर सरफेस पे इतनी होगी, और उसके सिर्फ उसके एट द सरफेस पे, यानी ये आउटसाइड द पॉइंट है, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और ये एट द सरफेस पे इतनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अभी मैंने आपको सिर्फ पूरी नोट्स, एक कंप्लीट नोट्स फॉर्मूले के साथ में, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ये सारी चीज़ें करवाई। अब बस बचा है तो सिर्फ डेरिवेशन, जो कि मैंने आपको 5 से 7 डेरिवेशन यहाँ पर मेंशन किए हैं कि यहाँ पर आपके 4 डेरिवेशन है, इनमें यहाँ पर एक प्रूविंग है, इलेक्ट्रिक डायपोल की 2 डेरिवेशन, ये सारे डेरिवेशन मैं एक साथ एक जगह पर आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जिसे आप आराम से देख लीजिएगा, और बचेगा सिर्फ टाइप वाइज न्यूमेरिकल। अदरवाइज ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका तैयार हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ठीक लगता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और कोई कमी होती है तो वो भी बताइएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।